हेलो दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ये सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ एक बार बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कृष्णा, आरती, नैना, देव, राहुल, कल्पना, एकता। नहीं यार, आज सर्दी नहीं है। ठीक है, आज यहाँ सर्दी नहीं है। कल बहुत सर्दी थी, आज नहीं है। पीडीएफ नहीं दिख रहा है। पीडीएफ है भी नहीं अब, है ना? आप सारी चीज़ें मैं डिक्टेट करा रहा हूँ तो आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। ठीक। हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं क्लास में, तो नो नीड टू पीडीएफ। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सभी लोग बढ़िया, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी उम्मीद है। ओके, ठीक। अच्छा, ठंड है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, बिल्कुल मैं आपका नाम ले रहा हूँ, रश्मि। कानपुर में ठीक ठाक ठंड है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर कितने लोग हैं जो प्रयागराज, मिर्ज़ापुर या बनारस में रह रहे हैं? एनीबडी? चलो, क्लास के बाद फिर आप लोगों से चर्चा करते हैं कुछ। गलन हो रहा है मतलब मैं समझा नहीं इसका। हाँ, ये मैं दे दूंगा रंजीत, नो प्रॉब्लम। मतलब क्या हुआ मानसी इस बात का? नहीं, मैं तो जौनपुर से पढ़ा रहा हूँ, शायद आप ये पूछना चाह रहे थे। क्या? चलो ठीक है। चलिए, शुरू करें। क्या है, मैं अभी शायद नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली सोच रहा हूँ उस साइड आने का, तो आप लोगों से मिल भी लेंगे इसी बहाने। कितने लोग हैं? एक सेकंड दीजिएगा बस मुझे। एक मिनट, हाँ। ठीक। चले, तो क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में मुख्य रूप से हमें पुर्तगाली गवर्नर्स के बारे में पढ़ना है। जो अलग अलग पुर्तगाली गवर्नर भारत में आए, उन्होंने भारत में किस प्रकार की नीतियां अपनाई, हम इसके बारे में बात करेंगे। तरीका वही रहेगा, मैं मैक्सिमम चीज़ें बोर्ड पर लिखते जाऊंगा और आप भी मेरे साथ चीज़ों को समझिएगा और समझ करके चीज़ों को लिखते जाइएगा। लेकिन एक बार पहले हम कल की बातों को रिवाइज करते हैं और कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, तो जल्दी जल्दी आप जवाब देना। तो कल जब हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ना शुरू किया था, कल जब हमने पोर्चुगीज के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तो एक तो हमने डिस्कस किया था कि आखिर वो भारत क्यों आए। हमने इन कारणों की चर्चा की थी। आई विश कि आपको याद होगा। हमने रीजंस डिस्कस किए थे कि वाई पोर्चुगीज अराइव्ड इन इंडिया। कारणों की चर्चा करने के बाद हमने यह भी डिस्कस किया था कि उस समय शासक कौन थे, अर्थात भारत के शासक उस समय कौन थे और पुर्तगाल के शासक कौन थे। तो अब कमेंट करके आप लोग बता रहे होंगे मुझे, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि उस समय मुख्य रूप से उत्तर भारत पर किसका शासन था। जल्दी कमेंट कीजिए। नॉर्थ इंडिया पर। तो जवाब आएगा सर, उस समय उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत का शासन था। दिल्ली सल्तनत में भी लोदी डायनेस्टी का शासन था और लोदी डायनेस्टी में भी सिकंदर लोदी का शासन था। वहीं अगर आप देखें गुजरात वाले क्षेत्र पर, तो गुजरात पे किसका शासन था? महमूद बेगड़ा का शासन था सर। महमूद बेगड़ा। और दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य है, जो विजयनगर साम्राज्य है, वहां पर नरसिंह द्वितीय का शासन चल रहा था, जो कि सालुव वंश से आते हैं, सालुव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। फिर हमने ये भी जाना कि इसी समय जो पुर्तगाल कालीकट वाला क्षेत्र है, कालीकट वाले क्षेत्र में जमुरिन का शासन था। कालीकट वाले क्षेत्र में जमुरिन का का शासन था। और पुर्तगाल में
मैनुअल प्रथम का शासन, मैनुअल प्रथम। तो ये हमने डिस्कस किया था। अब एक बात और मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए, मैं आपके कमेंट निकाल लेता हूँ। हाँ, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था और भारत से कब गया, मतलब भारत में उसकी मृत्यु हो गई। कमेंट आ जाए आपके। ठीक है, बहुत बढ़िया, कमेंट आ गए। अब मुझे बताएं, थोड़ा सा चर्चा हम वास्को डिगामा के बारे में कर लेते हैं। तो हमने वास्को डिगामा के बारे में पढ़ा था कल, वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा के बारे में हम क्या क्या बातें डिस्कस किए। तो पहली बात हमने वास्को डिगामा के बारे में पढ़ी कि साहब ये 20 मई 1498 को भारत आया था। और भारत में भी कहाँ पर आया था, कालीकट। हमने ये भी जाना था कि इसने केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत आने का एक नया समुद्री रास्ता देखा था, एक नया सी रूट या ओशियन रूट इसने डिस्कवर किया था। फिर दोस्तों ये कितनी बार भारत आया है, तो ये 3 बार भारत आया है कुल अपने कार्यकाल में। पहली बार हम जान ही रहे हैं कि 1498 में भारत आया। दूसरी बार बताएंगे आप लोग, तो दूसरी बार जवाब देंगे, बताइए जल्दी से कितनी बार भारत आया। बहुत बढ़िया, देखिए किसी ने जवाब भी दिया है। किसने दिया है, मैं एक बार नाम दे दूं। अंजलि ने जवाब दिया है, वेरी गुड, कि सर 1502 में भारत आया और 1524 में भारत आया। जब ये तीसरी बार भारत आया 1524 में, तो यहीं पर कोचीन में, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर मृत्यु हो जाती है, कोचीन में मृत्यु हो जाती है, कोचीन में मृत्यु हो जाती है। जहाज का नाम, जब वो पहली बार आया था तो साउ गैब्रियल नाम के जहाज से वो भारत आया था। यहाँ पर जमोरिन जो कि कालीकट का शासक था, उसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। लेकिन इसी समय भारत के कालीकट क्षेत्र में जो अरबी व्यापारी रह रहे थे, जो अरेबियन ट्रेडर्स रह रहे थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर वास्को डिगामा का विरोध किया था। बड़े पैमाने पर दे अपोज्ड वास्को डिगामा। और इसी के चलते आपको याद होगा कि 1500 में एक घटना हुई थी। कौन सी घटना हुई थी, कोई कमेंट करके बताना चाहेगा। तो याद आना चाहिए आपको कि सर 1500 में हुआ ये कि जैसे ही पुर्तगाल के राजा को ये पता चलता है कि यहाँ पर अरबी व्यापारी हैं जो कि पुर्तगालियों का विरोध कर रहे हैं, तो 1500 में पुर्तगाल के राजा ने पेड्रो अल्वरेज कैब्रेल और बार्थोलोमियो डियास को लगभग 1200 सैनिक और 13 बड़े जहाजों के साथ भारत भेजा था। और जैसे ही ये भारत आए तो अरबियों से इनका युद्ध हुआ और इस युद्ध में पुर्तगालियों को जीत मिल गई। इस युद्ध में पोर्चुगीज को विक्ट्री मिल गई। फिर जब वापस से क्या बोलते हैं, वास्को डिगामा 1502 में आया था, तो उसने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। 1502 में जब ये आया था तो उसने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। इट वॉज देयर फर्स्ट फैक्ट्री। और फैक्ट्री का कंसेप्ट कहाँ से लिया था, ये वाले प्रश्न का जवाब दो जल्दी से सभी लोग, मजा आएगा। फैक्ट्री का कंसेप्ट कहाँ से लिया था, बताइए जल्दी से। हाँ, अभी वेट कर रहा हूँ मैं आपके जवाब का। द कंसेप्ट ऑफ फैक्ट्री वॉज टेकन फ्रॉम, इटली। बहुत बढ़िया सर, ये जो कंसेप्ट है ये इटली से लिया गया था। वेरी वेरी गुड दोस्तों, तो ये सारी बातें आपको पता है। तो अब हम अगली हेडिंग लगाएंगे, प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर। एक सेकेंड दीजिए मुझे। चलिए अगली हेडिंग लगाते हैं, प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर। तो 1505 में गवर्नर कल्चर की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अब भारत में उनका एक सेटलमेंट है।
जिसे देखने के लिए उन्हें एक प्रशासक की आवश्यकता है। अब ये जो गवर्नर है ये पूरी तरीके से सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, क्योंकि पुर्तगाल की जो कंपनी है विच इज एस्तादो पोर्चुगीज दे इंडिया, वो पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी है। तो जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो सारे निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाएंगे, वो सारे डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे। अब एक एक करके पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ के सबके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, तो जो पहला गवर्नर भारत में नियुक्त होकर के आता है उसका नाम है दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या नाम है उसका? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये पहला गवर्नर है, याद रखिएगा। जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है ये पहला गवर्नर है और ये 1505 में भारत आता है और 1509 तक इंडिया रहता है। इनिशियली ये सिर्फ 3 सालों के लिए भारत आया था, लेकिन बाद में इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया और इसे एक्स्ट्रा कार्यकाल दिया गया। इसके बाद जो आएगा दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल होगा और इसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। सबसे इंपॉर्टेंट, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, 1509 में ये भारत आएगा और 1515 तक रहेगा। आप कहेंगे कि सर अल्फांसो डी अल्बुकर्क पर आप इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? रीजन बड़ा साफ है दोस्तों। जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है वो वास्तविक शक्ति का संस्थापक है। ही इज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज रूल इन इंडिया। इसके बाद दोस्तों बीच में एक पीरियड आएगा जिसे वैक्यूम पीरियड कहा जाएगा। जिसे क्या कहा जाएगा? जिसे निर्वात के वर्ष कहा जाएगा। निर्वात काल, वैक्यूम पीरियड। वैक्यूम पीरियड में यह होगा कि 1515 से 1529 के बीच 6 गवर्नर जनरल भारत आएंगे, लेकिन ये किसी भी काम के नहीं रहेंगे, ये कुछ भी काम नहीं करेंगे, तो इनका कुछ विशेष योगदान है नहीं, ये आकर के चले जाएंगे, इसका कोई विशेष कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये वैक्यूम पीरियड के नाम से जाना जाता है। दिस इज नोन एज द वैक्यूम पीरियड। इसके बाद आखिरी महत्वपूर्ण गवर्नर नीनो डी कुन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1529 में ये भारत आएगा और 1538 में ये भारत से जाएगा। बहुत लंबा कार्यकाल नीनो डी कुन्हा को मिलेगा। नीनो डी कुन्हा को एक बहुत लंबा कार्यकाल मिलेगा। ठीक है, नीनो डी कुन्हा को लंबा कार्यकाल मिलेगा। लिख लीजिए इतना। ठीक है, और आखिरी गवर्नर के बारे में और लिख लीजिए आप लोग। अंतिम अब जानते हैं कि हमने ये पढ़ा था कि पुर्तगालीज जो थे वो भारत आने वाली सबसे पहली यूरोपीय कंपनी थे और भारत से जाने वाले सबसे अंतिम यूरोपीय थे। तो 1961 में राम मनोहर लोहिया और दूसरे नेताओं की मदद से
गोवा में एक लिबरेशन मूवमेंट चलाया जाएगा। उसमें बहुत बड़ा योगदान राम मनोहर लोहिया का है। अल्टीमेटली ऑपरेशन विजय के द्वारा फिर पुर्तगाल को भारत में मिला लिया जाएगा, जो पोर्चुगीज कॉलोनी है उसे इंडिया में मर्ज कर लिया जाएगा दोस्तों। तो उस समय जब भारत में पुर्तगाल की वस्तुओं को मर्ज किया गया, तो उस समय पुर्तगाल का गवर्नर मैनुअल एंटोनियो था। तो इन सभी बातों का आप ध्यान जरूर रखेंगे कि पहला गवर्नर जनरल कौन है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 1505 से 1509 का कार्यकाल है। इसके बाद है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके नीचे आप चाहें तो लिख सकते हैं यहीं पर दोस्तों, विच इज इंपॉर्टेंट, इसी के नीचे आप लिख सकते हैं वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक, इंग्लिश में रियल फाउंडर। रियल फाउंडर, ये रियल फाउंडर है पोर्चुगीज रूल का इंडिया में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद निर्वात का काल आएगा, वैक्यूम पीरियड आएगा। इस वैक्यूम पीरियड में 1515 और 1529 के बीच में 6 गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन इनमें से किसी के भी द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा कि हम इन्हें याद रखें। ये बहुत ही बेसिक टाइप के गवर्नर जनरल होंगे, कोई भी काम नहीं होगा। बस एक काम हो जाएगा कि गोवा को लिस्बन की तरह दर्जा मिल जाएगा। हाँ, भारत में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। अगर किसी को याद आ रहा हो तो 1529 और 1515 के बीच में एक बड़ा युद्ध भारत में लड़ा जाएगा, जिसे हम पानीपत का युद्ध बोलते हैं, बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं। और पानीपत के उस युद्ध में अंततः दिल्ली सल्तनत का अंत होगा और भारत में एक नई शक्ति का उदय होने वाला है, और वो नई शक्ति है मुगल्स। तो इंडिया में एक नई पावर इसी बीच में आ जाएगी, वो है मुगल्स, जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है। ठीक है, तो इसके बाद फिर नीनो डी कुन्हा का कार्यकाल आता है। ये फिर भी महत्वपूर्ण है, इसने थोड़ा सा एक्सपेंशन किया। हुमायूं के शासनकाल की बात है। यहाँ पर हम गुजरात के शासक बहादुर शाह की मदद करेंगे कि कैसे बहादुर शाह की डेथ हो जाती है, और वो डेथ पुर्तगालियों के द्वारा ही की जाती है। और फिर आखिर में मैनुअल एंटोनियो। तो बताइए, यहाँ तक आपने लिख लिया? ऑल गुड, जल्दी बताइए। फिर हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ तक सारी बातें लिख ली आपने? उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं जो जरूरी है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ठीक है, बिल्कुल। 1526 बाबर, चलो सबको याद है, दूसरी घटनाएं भी। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब पहले पॉइंट पर हम आएंगे और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की हम बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। दीजिए बस मुझे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कब से कब तक कार्यकाल रहा है तो बताएंगे। 1505 से लेकर के 1500। ठीक, हेडिंग लगा लीजिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अच्छा, ये चीजें ना प्रीलिम्स में आती हैं, मेंस में जनरली ये सवाल नहीं पूछे जाते। तो ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहली बात जो हम जानते हैं कि ये भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर, इंग्लिश में लिखिए, फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर टू अपॉइंटेड इन इंडिया। फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर टू अपॉइंटेड इन इंडिया। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका एम क्या है इंडिया में? तो जब इसे भारत भेजा गया तो इसे 3 बातें बताई गई कि आपको 3 काम करना है भारत जाकर के। पहला, व्यापार को बढ़ाइए, ट्रेड को इंक्रीज कीजिए,
दूसरा, किले बनाइए, ज्यादा से ज्यादा फोर्ट बनाइए। ठीक। तीसरा, समुद्री एकाधिकार पर काम कीजिए। कहा गया इसे कि आप की मोनोपोली पर काम कीजिए। हम्म, और भारत में प्रशासनिक ढांचे का निर्माण कीजिए। ये चार बातें कही गई। फॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है। तो ये चार उद्देश्य थे। कहा गया कि आप ये चार काम कीजिए, और इसके लिए आपको चूंकि समुद्री एकाधिकार करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? नौ सेना का सुदृढ़ीकरण। आपको क्या करना होगा? स्ट्रेथनिंग ऑफ नेवी। स्ट्रेथनिंग ऑफ नेवी। ठीक है। तो ये चार उद्देश्य से भेजा। जब राजा ने नियुक्त किया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से ये बात स्पष्ट कह दी कि आप भारत इन चार कामों के लिए जा रहे हो। पहला काम, तो इस साइड हो जा रहा हूँ थोड़ा सा। पहला काम जो आपको करना है कि भारत में जाकर के बड़े पैमाने पर आपको व्यापार बढ़ाना है। अब व्यापार कैसे बढ़ाया जाएगा, ट्रेड कैसे बढ़ाया जाएगा? तो इसके लिए आप अधिक से अधिक राजाओं से मिलिए, जो राजा मान रहे हैं उनसे संधियां कीजिए और उस क्षेत्र में जाकर के व्यापार कीजिए। अगर कोई छोटी शक्ति है वो नहीं मान रही है और युद्ध की नौबत अगर आ जाए तो वो भी चलेगा। दूसरी बात, अभी भी अरबी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए थे। ऑल दो 1500 में पेड्रो अल्वरेज कैब्रिल ने एक भयंकर युद्ध में अरबियों को हराया था, लेकिन अभी भी अरबी व्यापारी थे। तो अगला उद्देश्य ये था कि आप अरबी व्यापारियों को खत्म कीजिए और भारत के साथ जितना भी व्यापार होता है उस पर एकाधिकार लेकर के आइए, उस पर मोनोपोली लेकर के आइए कि भारत के साथ व्यापार सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाली कर पाए, बाकी कोई भी इंडिया के साथ ट्रेड ना कर पाए। अगला उसे यह कहा गया कि देखिए, अरबी व्यापार कहाँ से कर रहे थे। तो अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे, 2 मिनट इस बात को समझें, तो या तो वो यहां से जाते और फारस की खाड़ी से व्यापार करते, अर्थात पर्शियन गल्फ से व्यापार करते, या फिर दूसरा रास्ता उनके पास क्या था? तो दूसरा रास्ता उनके पास लाल सागर था, रेड सी था। अब याद करिए, जब मैपिंग हम पढ़ रहे थे तो हमने दो बातें आपको बताई थी। एक, हमने बताया था कि अगर आपको फारस की खाड़ी पहुंचना है, अगर आपको पर्शियन गल्फ पहुंचना है, तो बीच में एक जगह आती है जिसे होमुर्ज स्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमुर्ज की जल संधि कहा जाता है, जो एक बहुत पतला सा रास्ता है, जो एक बहुत ही पतला सा रास्ता है दोस्तों, ओमान की खाड़ी और पर्शियन गल्फ को जोड़ने वाला। तो जिस व्यक्ति का होमुर्ज स्ट्रेट पर अधिकार हो गया, मतलब उसका पूरे पर्शियन गल्फ के ट्रेड पर अधिकार हो गया, पहली बात। दूसरा, इसी तरीके से आप समझें कि अगर आपको लाल सागर वाली जगह पर जाना है, तो यहां पर कौन सी संधि थी? कमेंट करके बताएंगे आप लोग जल्दी से, देखते हैं कि आपको कितनी चीजें याद हैं, बताइए। नौसेना का सुदृढ़ीकरण, स्ट्रेथनिंग ऑफ नेवी। ठीक है। होमुर्ज जल संधि, और कौन सा है होमुर्ज स्ट्रेट के अलावा? बस अभी वही होमुर्ज स्ट्रेट के अलावा कौन सा है दोस्तों?
बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, जवाब आने लगा आप लोगों का कि सर यहाँ पर जो स्ट्रेट है वो है बाब अल मंडेब की जल संधि। कौन सा? बाब अल मंडेब की जल संधि। ठीक। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस पूरे व्यापार पर अगर अधिकार करना है तो आप होमुर्ज स्टेट को कैप्चर कर लीजिए और बाब अल मंडेब स्टेट को कैप्चर कर लीजिए। अगर इन दोनों को आपने कैप्चर कर लिया, इन दोनों पर आपने अधिकार कर लिया, तो इस पूरे व्यापार पर आपका अधिकार होगा। बोलो यस और नो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इन दोनों को आपने कैप्चर कर लिया तो पूरे व्यापार पर आपका अधिकार हो जाएगा। तो इसे यह भी कहा गया कि इस मोनोपोली, अगर आपको समुद्री एकाधिकार स्थापित करना है, अगर आपको सी मोनोपोली को एस्टेब्लिश करना है, तो पहली अपनी नवल पावर को बहुत स्ट्रेथनिंग करो, नौसैनिक शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा लो, ये बहुत रिक्वायर्ड है। और अगला उद्देश्य था प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करना, क्योंकि भारत में अब लगातार पोर्चुगीज एक्सपेंशन हो रहा है। तो जैसे जैसे एक्सपेंशन होता है उसी के हिसाब से आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी बढ़ाना पड़ता है, उसी के हिसाब से उसमें परिवर्तन भी करने होते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि क्लियर होंगे ऑब्जेक्टिव्स। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तो इसका जो एक उद्देश्य था जिसने इसे बहुत सीरियसली लिया वो था समुद्र पर राज करना, वो था पूरे के पूरे इंडियन ओशियन, विशेष तौर पर अरब सागर, अरेबियन सी पर मोनोपोली एस्टैब्लिश करना। तो ये नई नीति लेकर के आता है और इस नीति को कहा जाता है दोस्तों ब्लू वाटर ब्लू वाटर पॉलिसी। इसे कहा जाता है नीले पानी की नीति। नीले पानी या शांत पानी या इसी को नीले जल की नीति, इतने अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। अब क्या है जरा ये समझ लेते हैं और फिर मैं आपको ये लिखवा देता हूं। पहले समझ लो एक बार क्या है ये ब्लू वाटर पॉलिसी। देखो ध्यान देना। तो हमने आपको बताया कि यहां से जो अरबी व्यापारी हैं वो व्यापार कैसे करते थे। तो सर या तो वो पर्शियन गल्फ से व्यापार करेंगे या फिर वो लोग रेड सी अर्थात लाल सागर से व्यापार करेंगे। ठीक है, भारत में उस समय बंगाल की खाड़ी से ज्यादा व्यापार नहीं होता था, बे ऑफ बंगाल से ज्यादा उतना ज्यादा ट्रेड नहीं होता था, थोड़ा बहुत ट्रेड होता था, बहुत ही बेसिक प्रकार का ट्रेड होता था। जो बड़ा व्यापार भारत में होता था वो इसी क्षेत्र से होता था। तो इस ये चाहता था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर पुर्तगालियों का एकाधिकार हो जाए, पोर्चुगीज की मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाए। तो अगर आपको इस इतने बड़े क्षेत्र पर मोनोपोली बनानी है तो बीच बीच में आपको क्या बनाने होंगे? अपने बेस बनाने होंगे, बीच बीच में आपको नेवल बेस बनाने होंगे। तो पुर्तगालियों ने यही किया। जहां जहां पर उन्हें आइलैंड दिखे तो इन सभी आइलैंड पर उन्होंने अपने नवल बेस को बनाया और इन नवल बेस को वो कहते थे फितोरियो। क्या कहते थे? वो इन नौसैनिक अड्डों को फितोरियो के नाम से जानते थे। वो इन्हें फितोरियो फितोरियो कहा करते। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि अगर आपसे कोई भी पूछे कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, नीले पानी की नीति क्या थी, तो बड़ा कॉमन सी बात है दोस्तों कि पुर्तगालियों ने अरब सागर पर व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने के लिए जो नीति अपनाई उसे नीले पानी की नीति कहा जाता है। द पॉलिसी विच वॉज अडॉप्टेड बाय पोर्चुगीज टू establish the monopoly over Arabian Sea trade route is known as the Blue Water Policy। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था अरबी व्यापारियों के एकाधिकार को खत्म करना, टू एंड द मोनोपोली ऑफ अरेबियन ट्रेडर्स। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने क्या किया? तो इसके लिए दोस्तों उन्होंने नौसैनिक शक्ति को बढ़ाया, नेवल पावर को बढ़ाया और साथ ही साथ में अरब सागर में
फितोरियों की स्थापना की? दे एस्टेब्लिश्ड फिटोरियोट इन दी अरेबियन सी। बताओ क्लियर है तो फिर मैं आपको लिखवा दूँ ये। पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर क्लियर है या नहीं है, समझ में आया? बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो। ऑल गुड। नेवल बेस का अर्थ ये होता है नौसैनिक अड्डे। हिंदी में कहा जाता है नौसैनिक अड्डे। जैसे आपने सुना होगा, हमने एक और जगह पढ़ी थी, अगर आप वर्ल्ड मैप वाली क्लास में थे तो हमने जिबूती के बारे में पढ़ा था। एक अफ्रीका का देश है जिबूती। तो जिबूती में बहुत सारे देशों के अड्डे हैं, सैनिक अड्डे हैं। उसी तरह आप याद करो कि भारत के पास म्यांमार का एक आइलैंड है जिसे कोको आइलैंड कहा जाता है। तो कोको आइलैंड में ऐसा माना जाता है कि चाइना का नेवल बेस है। तो ये नेवल बेस होते हैं, वहां पर एक प्रकार का अड्डा बना लेते हैं जहां पर कुछ जहाज रुक सकते हैं, कुछ अधिकारी रुक सकते हैं, आप कुछ टेलीस्कोप वगैरह लगा सकते हैं ताकि आप उस क्षेत्र में नजर रख सकें, है ना। तो ऐसी चीजों को हम नेवल बेस बोलते हैं। क्लियर? चलिए लिख लीजिए अब आप लोग इस चीज को। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, आपने ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी लिखा हुआ है इसमें आप 3 पॉइंट बनाएंगे इस तरह से, सब पॉइंट बना के लिखिएगा इस तरह से, ठीक है। चले लिखें। पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूं, इस तरह से आप लिखेंगे। लिखिए पहला पॉइंट। भूमि की अपेक्षा ऐसा लिखिए, सॉरी, ऐसा लिखिए। नीले पानी की नीति का, नीले पानी की नीति के तहत, नीले पानी की नीति के तहत पुर्तगाली, पुर्तगाली हिंद महासागर, हिंद महासागर ब्रैकेट में लिखिए विशेष रूप से अरब सागर, नीले पानी की नीति के तहत, नीले पानी की नीति के तहत पुर्तगाली हिंद महासागर ब्रैकेट में विशेष रूप से अरब सागर में अपनी सर्वोच्चता, अपनी सर्वोच्चता तथा एकाधिकार, अपनी सर्वोच्चता तथा एकाधिकार को स्थापित करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे। अपनी सर्वोच्चता तथा एकाधिकार को स्थापित करना चाहते थे। इंग्लिश में लिखिए द पॉलिसी, द पॉलिसी that was adopted, that was adopted to establish, to establish supremacy, supremacy and monopoly, and monopoly, supremacy and monopoly on, on Indian Ocean, Indian Ocean ब्रैकेट में लिखिए स्पेशली इन अरेबियन सी, स्पेशली इन अरेबियन सी, इंडियन ओशियन ब्रैकेट में स्पेशली इन अरेबियन सी इज कॉल्ड, इज कॉल्ड ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। दूसरा लिखिए इस नीति का मुख्य उद्देश्य, इस नीति का मुख्य उद्देश्य अरबियों के, अरबियों के व्यापारिक मार्ग को समाप्त करके, अरबियों के व्यापारिक मार्ग को समाप्त करके, अरबियों के व्यापारिक मार्ग को समाप्त करके भारतीय व्यापार पर, भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना था, भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना था। The main objective, the main objective behind this policy, behind this policy was, the main objective behind this policy was
to eradicate Arabian trade routes, to eradicate Arabian trade route and establish Portuguese monopoly and establish Portuguese monopoly over Indian ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तीसरा लिखिए इस तरह से, इस नीति के क्रियान्वयन हेतु इस नीति के क्रियान्वयन हेतु पुर्तगालियों ने इस नीति के क्रियान्वयन हेतु पुर्तगालियों ने नौसेना का सुदृढ़ीकरण किया तथा हिंद महासागर क्षेत्र में पितोरियो लिखा हुआ है सामने, ठीक है, उस साइड लिखा हुआ है, तथा क्षेत्र में पितोरियो के ब्रैकेट में लिख लीजिए नौसैनिक अड्डे, पितोरियो के ब्रैकेट में लिख लीजिए नौसैनिक अड्डे, पितोरियो को स्थापित किया। इंग्लिश में लिखिए, टू इम्प्लीमेंट दिस policy, Portuguese strengthened their navy and established Fitorio, यही होता है फितोरियो का स्पेलिंग लिखा हुआ है, established Fitorio, ब्रैकेट में लिखो फितोरियो के नेवल बेस, फितोरियो ब्रैकेट में नेवल बेस इन इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी है दोस्तों, ये है नीले पानी की नीति। अब मुझे बताएं, क्या नीले पानी की नीति आपको समझ में आई? क्या नीले पानी की नीति स्पष्ट है? आर वी क्लियर विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट, द ब्लू वाटर पॉलिसी? ठीक है। अनु, कहाँ खोए हो तुम? पूरा सिलेबस देखते हो कि नहीं देखते हो? इसलिए कहते हैं बेटा पहली क्लास से आया करो, बीच क्लास में मत आया करो, कुछ समझ नहीं आएगा और पूरा ऊपर से जाएगा। ठीक है, हाँ, क्लियर है, चलो अच्छी बात है। पितोरियो की स्थापना की? नहीं, मैं नोट्स नहीं दूंगा, जो है वो क्लास में ही है, क्लास के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वट एवर इज इन द ऑलवेज इन द क्लासरूम। ठीक, जो अगर आप क्लास करेंगे, क्लास में आएंगे तो आप नोट्स बना पाएंगे, अन्यथा नोट्स नहीं बना पाएंगे। ठीक, एक सेकेंड दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम चौथे पॉइंट पर आएंगे। याद रखिएगा, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? तो अभी हम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, इसके बाद तीसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब हम चौथे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें फोर्थ पॉइंट डिस्कस करना है, और फोर्थ पॉइंट में हमें डिस्कस करना है विस्तार तथा युद्ध, एक्सपेंशन एंड वॉर। ठीक है, एक्सपेंशन एंड वॉर, कि उसने एक्सपेंशन कैसे किया और कौन कौन से युद्ध फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत आकर के लड़ने पड़े। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 1505 में।
ध्यान दीजिएगा और बहुत अच्छे से इसको समझते जाइए, लिखते जाइए। देखिए 1505 में गोवा के पास एक द्वीप है, अगर किसी ने नाम सुना हो, एक अंजे डीवा करके आइलैंड है। मैं आपको मैप में एक बार बताता हूं। अंजे डीवा ये एक द्वीप है, अंजे डीवा द्वीप, जो कि गोवा में आता है। जो कि किस में आता है? गोवा में आता है। पर अधिकार, देखो आप मैप देखना तो मैप आपको कुछ ऐसा दिखेगा भारत का, इस तरह से। यहां पर आपको गोवा दिखेगा जहां पर मैंने मार्क किया है, और गोवा के नीचे कौन सी जगह है? कर्नाटक है। तो जैसे ही आप गोवा के थोड़ा नीचे आएंगे कर्नाटक वाले रीजन में, यहां आपको एक द्वीप दिखेगा, और इस द्वीप का नाम क्या है दोस्तों? अंजे डीवा। याद रखना इस पर गोवा का अधिकार है, मतलब ये गोवा के अंडर में आता है अंजी डीवा। तो है गोवा से थोड़ा नीचे, कर्नाटक के पास दिखेगा आपको, लेकिन वास्तव में इस पर किसका अधिकार है? तो एक्चुअल में इस पर गोवा का अधिकार है, ये गोवा का आइलैंड है। तो इसने पहला काम ये किया कि 1505 में गोवा पर अधिकार तो नहीं कर सकता था, अभी इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पर है अंजे डीवा, उसको इसने कैप्चर कर लिया, उस पर इसने अधिकार कर लिया। अब इसका मुख्य उद्देश्य भारत में विस्तार करना नहीं था, इसका मेजर ऑब्जेक्ट इंडिया में अभी एक्सपेंशन करना नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका मुख्य उद्देश्य था अरबी व्यापारियों के समुद्री मार्ग को समाप्त करना, जो अरेबियन ट्रेडर्स हैं उनके सी रूट को खत्म करना। तो ये कहां पर पहुंच गया? ये अरब सागर वाले क्षेत्र में पहुंच गए। और अरब प्रायद्वीप, ध्यान दीजिएगा, अरब प्रायद्वीप तथा तथा मिस्र, अरब प्रायद्वीप तथा मिस्र में स्थित अरबी अरबी बंदरगाहों, अरबी बंदरगाहों, और इसमें आता है एक जेद्दा, मस्कट आदि अरबी बंदरगाहों तथा मस्जिदों मस्जिदों पर हमले। इंग्लिश में अटैक ऑन अरेबियन पोर्ट्स, अटैक ऑन अरेबियन पोर्ट्स एंड मस्कट ऑफ इजिप्ट एंड अरेबियन पेनिनसुला। तो आप मैप देखिए, तो मैप में अल्टीमेटली आपको यही दिखेगा कि ये भारत का क्षेत्र है, यहां पर आपको अरब प्रायद्वीप दिखेगा, और यहां से आपको मिस्र दिखेगा। अब ये जो क्षेत्र है ये रेड सी है, और ये जो क्षेत्र है ये पर्शियन गल्फ है। तो वो भारत से यहां गया, तो उसने यहां पर जितने भी पोर्ट थे, यहाँ पर जितने भी शहर थे, इन सब शहरों पर उसने अटैक किया, बहुत सारे बंदरगाहों को बर्बाद कर दिया, और बंदरगाहों के साथ साथ उसने मस्जिदों को भी बर्बाद कर दिया। रीजन क्या है? क्योंकि याद रखिएगा हमने शुरुआत में ही आपको पढ़ा दिया था कि यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का एक बहुत बड़ा कारण ईसाई धर्म का प्रचार भी है, प्रोरोगेशन ऑफ द क्रिश्चियनिटी भी है। तो जैसे ही ये वहां पर पहुंचे, उन्होंने इन क्षेत्रों पर हमला किया, अटैक किया, और उन्हें बर्बाद कर दिया। रीजन मुख्य क्या था? अब बंदरगाह ही नहीं रहेगा, अगर पोर्ट ही नहीं रहेगा, तो आप व्यापार कैसे करोगे? अल्टीमेटली आपका जो ट्रेड है वो क्या हो जाएगा? डिसरप्ट हो जाएगा। जो व्यापार है वो क्या हो जाएगा? वो डिसरप्ट हो जाएगा दोस्तों। अंडरस्टूड? तो ये उन्होंने अगला काम किया। अब जैसे ही आप इतना बड़ा काम करोगे, तो भैया अब यहाँ पे जितने भी शासक हैं वो भी आपका विरोध करेंगे, वो भी क्या करेंगे? वो भी आपका विरोध करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पहले बड़े युद्ध की ओर अग्रसर होंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हम पहले बड़े युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये समय है 1507 का, 1507, 1507 इसी का कार्यकाल चल रहा है, और एक युद्ध होगा जिसे कहा जाता है चौल और दाबुल का युद्ध। चौल और दाबुल का युद्ध, बैटल ऑफ चौल एंड दाबुल, चौल और दाबुल का युद्ध।
कहानी के रूप में समझो कि ये लगातार अरेबियंस पे अटैक कर रहा है, तो वो भी इसका जवाब देंगे। तो इस चौल और दाबुल के युद्ध में कौन कौन है? तो एक तरफ है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑब्वियसली बात है, जो किसकी ओर से लड़ रहा है सर? जो पुर्तगाल की ओर से लड़ रहा है। और दूसरी ओर इसमें एक संयुक्त सेना है, एक संयुक्त सेना है, एक ज्वाइंट आर्मी है। और इस संयुक्त सेना में कौन कौन है दोस्तों? तो इस संयुक्त सेना में गुजरात गुजरात की सेना है, इस संयुक्त सेना में मिस्र की सेना है, और मिस्र में उस समय मामलुक का शासन था, मामलुक का शासन था। और इसमें वेनिस का समर्थन है। अब सोच के देखो कि उस समय कितना भयंकर अंतरराष्ट्रीय युद्ध भारत में हो रहा है, कैसे हो रहा है इसको जरा समझने की कोशिश करो। देखो, यहां पर गुजरात का शासक, ये हो गया गुजरात का शासक। यहां से आ रहा है मिस्र का शासक, इजिप्ट का शासक, और यहां से इटली से आ रहे हैं वेनिस के लोग। तो आप कहोगे कि सर वेनिस के लोग तो क्रिश्चियन थे, सर वेनिस के लोग तो यूरोपियंस थे, वो अटैक क्यों कर रहे हैं पुर्तगाल के खिलाफ? कोई कारण बताएगा? याद करो, हमने कल एक कहानी पढ़ी थी कि भैया अरबी व्यापारी अपना सामान इटली तक लेकर के जाते थे, और वहां से वेनिस और जेनोवा के जो लोग हैं वो इस सामान को पूरे यूरोप में बेचा करते थे। और वही मैंने आपको बताया था कि देखिए भैया, धर्म अपनी जगह, प्राथमिकता होती है व्यापार, प्राइमरी होता है व्यापार। ठीक है, जब पेट ही नहीं भरेगा तो धर्म का क्या कर लीजिएगा, है कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है पहले विकास पे काम करो, बाकी चीजों पर बाद में फोकस करना। तो दोनों ने हाथ मिलाया, वेनिस ने और इजिप्टियन ने और गुजरात ने। गुजरात के शासक ने क्यों इंटरफेयर किया? क्योंकि ये भाई साहब गुजरात पहुंच गए थे गुजरात पर हमला करने के लिए। तो तीनों आपस में मिल गए। आप सोच के देखो, उस समय एक इतना भयंकर इंटरनेशनल वॉर हो रहा है जिसमें 3 अलग अलग पावर हैं। अब जब ये तीनों युद्ध में एक साथ कूदे तो एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध को ही हमने क्या कहा है? तो इस युद्ध को ही हमने कहा है चौल और दाबुल का युद्ध, बैटल ऑफ चौल एंड दाबुल। तो इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ दोस्तों? अब परिणाम की बात कर लेते हैं कि सर रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट परिणाम क्या हुआ। तो देखिए दोस्तों, इसमें पुर्तगाल की हार होती है, पुर्तगाल की हार, डिफीट ऑफ पोर्चुगीज, और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का बेटा लॉरेंजो की मृत्यु, डेथ ऑफ लॉरेंजो सन ऑफ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो ये पहला युद्ध है। अब एक घटना दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इजिप्ट नहीं जाता, अगर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वेनिस के ट्रेड रूट को बर्बाद नहीं करता, अरेबियंस के ट्रेड रूट को बर्बाद नहीं करता, तो इजिप्टियन और वेनिस ये कभी भी पोर्चुगीज से लड़ने के लिए नहीं आते। लेकिन भाई साहब को आगे बढ़ना था, क्योंकि वहां से राजा का आदेश था कि आपको मोनोपोली एस्टैब्लिश करनी है और ब्लू वाटर पॉलिसी को एस्टैब्लिश करना है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो उन्होंने भी विद्रोह किया, और अल्टीमेटली एक युद्ध हुआ जिसे चौल और दाबुल का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में पोर्चुगीज की हार हुई, पोर्चुगीज गॉट डिफीटेड इन दिस बैटल। अब भैया बदला तो लिया जाएगा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा अभी भी जिंदा है, और आजकल तो आप जान ही रहे हैं कि एक फिल्म आई है जिसमें बेटे और बाप के प्यार की कहानी दिखाई गई है। तो भैया यहाँ पर भी जो बाप है वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता है, वो भी गाना गा रहा है, जो तुझे हो गया कुछ तो हम दुनिया जला देंगे। तो यही काम किया भैया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने दुनिया जलाने वाला काम किया। कैसे, इस बात को जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, और साथ ही साथ में इसको लिखते भी जाइएगा।
अल्टीमेटली एक और युद्ध होता है फरवरी में। इसी के अंदर सब पॉइंट बना के लिखना, ठीक है। तो फरवरी में एक और युद्ध होगा दोस्तों, फरवरी 1509, ठीक है। और अब जो युद्ध होगा उसे कहा जाएगा दीव का युद्ध। दमन और दीव नाम की जगह है, आप जान रहे हैं। बैटल ऑफ दीव, बैटल ऑफ दीव किस किस के बीच में होगा? तो एक तरफ वही फ्रांसिस्को डी अल्मेडा किसकी ओर से लड़ रहा है? पुर्तगाल की ओर से लड़ रहा है, पोर्चुगीज की ओर से लड़ रहा है। किसके खिलाफ? तो इस बार फिर से वही संयुक्त सेना है, लेकिन इसमें एक व्यक्ति और जुड़ेगा, संयुक्त सेना, ज्वाइंट आर्मी। अब इसमें कौन जुड़ेगा ये देखने की बात है। तो एक तो इसमें गुजरात का शासक है, रूलर ऑफ गुजरात, गुजरात का शासक। फिर मिस्र का शासक, रूलर ऑफ इजिप्ट, ठीक। फिर इसमें वेनिस के लोग का समर्थन है, वेनिस। इसमें जमोरिन है, जमोरिन। और अब इसमें ऑटोमन, ऑटोमन साम्राज्य भी शामिल हो चुका है, ऑटोमन एम्पायर भी शामिल हो चुका है। वेनिस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, वेनिस दोनों बार हेल्प करेंगे इजिप्टियन की, वेनिस हेल्प करेंगे इजिप्टियन की। और जो ऑटोमन है वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, ऑटोमन हेल्प करेगा जमोरिन की। ऑटोमन किसकी हेल्प करेंगे? जमोरिन की हेल्प करेंगे। तो ये संयुक्त सेना है। लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के मन में चल रहा है, जो तुझे हो गया कुछ तो हम दुनिया जला देंगे। तो इस युद्ध का परिणाम भी वैसा ही हुआ। इस युद्ध का जो परिणाम है ये भी कुछ ऐसा हुआ। इसमें दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा अर्थात पुर्तगाल की विजय होती है। विक्ट्री ऑफ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एंड पोर्चुगीज, विक्ट्री ऑफ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एंड पोर्चुगीज। इसमें इन दोनों की विजय होती है। और जैसे ही ये विजय होती है दोस्तों, अल्टीमेटली ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी सफल हो जाती है। और इस ब्लू वाटर पॉलिसी की बदौलत हिंद महासागर हिंद महासागर पर पुर्तगाली पुर्तगाली सर्वोच्चता की स्थापना होती, पुर्तगाली सर्वोच्चता की स्थापना होती। इंग्लिश में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोर्चुगीज सुप्रीमेसी ऑन इंडियन ओशियन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोर्चुगीज सुप्रीमेसी ऑन इंडियन ओशियन। तो ये कहानी है दोस्तों पूरी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। अंडरस्टूड? अब मैं एक बार पूरा रिवीजन कर देता हूं और आपको कहानी के रूप में सुना देता हूं। देखिए, हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि 1498 में पुर्तगाल पहले यूरोपियंस थे जो कि नए समुद्री मार्ग के द्वारा भारत पहुंचे थे। जब ये भारत आए तो वास्को डिगामा यहाँ से काली मिर्च लेकर के गया, जिससे उसे 60 गुना मुनाफा हुआ। बट नेचुरल सी बात थी कि पुर्तगाली दोबारा भी भारत आने वाले थे। वास्को डिगामा दोबारा भारत आता है और इस बार उन्होंने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। कोचीन में उन्होंने अपना पहला कारखाना लगा दिया। अब मैनुअल प्रथम जो कि पुर्तगाल का शासक है, उसके मन में ये लालसा है कि वो पूरे भारत से अधिक लाभ कमाए। इसके लिए उसे यहाँ पर सेना की जरूरत थी, प्रशासन की जरूरत थी और एक व्यक्ति चाहिए था जो इसे लीड कर सके। तो 1503 में उसने निर्णय लिया कि अब वो भारत के लिए वायसराय भेजेगा और अंततः 1505 में पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत आता है।
ये 1505 में भारत आया और 1509 तक ये भारत में रहेगा। मूल रूप से इसे 3 सालों के लिए भेजा गया था, लेकिन आगे जाकर के इसका जो टेन्योर है उसे इंक्रीज कर दिया। मैनुअल ने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को कि आपको अरबियों के अधिकार को खत्म करना है और इसके लिए अरबी जो पूरा व्यापार करते हैं समुद्र से, आप समुद्री मार्ग पर कब्जा कर लीजिए। अगर समुद्री मार्ग कब्जे में आ गए तो अरबियों की मोनोपोली अपने आप खत्म हो जाएगी। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, उसने नीले जल की नीति को अपनाया। इसी नीले जल की नीति के तहत 1505 में अंजी डेवा, जो कि गोवा का एक आइलैंड है, उस पर उसने अधिकार किया और फिर वो अरब प्रायद्वीप और मिस्र चला गया और लाल सागर और फारस की खाड़ी में जाकर जो प्रमुख अरबी बंदरगाह थे, जिसमें जेद्दा आता है, जिसमें मस्कट आता है, इजिप्टियन बंदरगाह आते हैं, उन सभी पर उसने हमले किए। मस्जिदों को भी तोड़ा। ये दोनों काम उसने किए। फिर वो भारत वापस आ गया। अब चूंकि वहां पर वो लोगों को उकसा करके आ गया था और भारत आने के बाद अब उसने गुजरात पर अधिकार करना चाहा कि गुजरात का तट अगर उसे मिल गया तो व्यापार उसके कब्जे में आ जाएगा। तो 1507 में गुजरात के शासक और इसके भी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की सेना के बीच में एक युद्ध होता है जिसे चौल का युद्ध कहा जाता है। लेकिन गुजरात के शासक को इसमें सहायता मिली मिस्र के मामलुक शासक की और वेनिस के व्यापारियों की। इस युद्ध में पुर्तगाल की हार होती है और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा अपना बेटा लोरेंजो खो देता है। इसके बाद 2 साल के बाद 1509 में एक बार फिर से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और संयुक्त सेना के बीच में एक युद्ध होता है। इस बार ज्वाइंट आर्मी और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। गुजरात के शासक के साथ अब उसमें जमोरिन भी है और जमोरिन की जो मदद कर रहे हैं वो है ऑटोमन एम्पायर, और मिस्र भी है और मिस्र की मदद कर रहे हैं वेनिस के व्यापारी। लेकिन ये जो दीव का युद्ध होता है, बैटल ऑफ दीव, इसमें अंततः जीत होती है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। इस जीत के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में अब पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित हो चुका है और जो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई गई थी, जो नीले जल की नीति अपनाई गई थी, वो भी अब सफल हो चुकी है। तो ये पूरी कहानी है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी भी आपको पता चल गई होगी और साथ ही साथ में ये जो कुछ फैक्ट्स हैं, जो कुछ कंसेप्ट हैं, वो भी आपके दिमाग में स्पष्ट हो गए होंगे। बताइए, क्लियर है? क्या ये सारी बातें क्लियर हैं? जगह का नाम है चौल और दाबल। ठीक है, और क्लियर? ठीक है, कोई डाउट इसमें? लिखवा तो दिया है, यही तो लिखवा दिया है, यही लिखना है बस आपको। अब अलग से इसमें नहीं लिखवाना है। ठीक है, जो चीजें मैं बोर्ड पर लिख दिया हूं वो दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है कि अब मैं यही चीज आपको डिक्टेट क्यों करूं। ठीक है, स्पष्ट? कोई डाउट है तो बता दीजिए इसमें आप लोग। नहीं, फितोरियो ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत बनना शुरू हो गए थे और फितोरियो एक जगह नहीं है। फितोरियो बेसिकली बहुत सारे नौसैनिक अड्डे हैं, बहुत सारे नेवल बेसिस हैं जो अलग अलग जगह पर बने, है ना। तो 1505 में जैसे ही यह आता है तो अगले ही साल से फितोरियो बनना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे फितोरियो बनते हैं। मैंने कहीं 1709 लिख दिया क्या? 15 लिखा हुआ है, 1509। 1700 तो बहुत दूर है दोस्तों, उसका कार्यकाल ही 1505 से 1509 तक है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। नहीं आलोक, आपका कमेंट आएगा तो मैं देख लूंगा यार, अभी मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है आपका कमेंट। ठीक है, पोर्चुगीज थी, पोर्चुगीज थी। नहीं देखो सुमन, अब ये कैसे आप लोग, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सुना करो ध्यान से। देखो, ये चीजें प्रीलिम्स के लिए है, जो चीजें मेंस के लिए आ रही हैं वो तो मैं आपको डिक्टेट करा रहा हूँ अलग से। जैसे मेंस के 2 टॉपिक अभी आए,
एक वणिकवाद आया, और एक टॉपिक कौन सा आया था, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का कारण। तो वो भाषा में मैंने आपको लिखवाया, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में ज्यादा पूछे जाएंगे, है ना। पीडीएफ है भी नहीं तो मत पढ़ो अंकित, सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। एक सेकंड दीजिए बस मुझे। अब हम अगले गवर्नर जनरल के बारे में, अगले गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, 4.2। और अगला गवर्नर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक इसका शासन, ठीक है। 1509 से 1515 तक इसका शासन रहेगा, ये इसका टाइम पीरियड, ठीक। आइए समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, 1503 में, 1503 में ये भारत में एक सैनिक के रूप में आया था। ये भारत में किस रूप में आया था, एक सैनिक के रूप में आया था, सैनिक के रूप में ये भारत आया। came India came India as a मिलिट्री पर्सनेल, ठीक है, एक सैनिक के रूप में ये भारत आया था। फिर दोस्तों 1509 में, 1509 में, और इसने बहुत मदद की। इसने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की भी बहुत मदद की, और कई जगह पर बहुत क्रूशियल बैटल उसको जीता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। तो इसका सॉरी देखिए, इसका जो कद है वो अल्टीमेटली बहुत बढ़ जाएगा। जैसे आगे जाकर के जब हम अंग्रेजों की बात करेंगे तो वहां हम रॉबर्ट क्लाइव की चर्चा करेंगे, है ना। ठीक इसी तरह जो यहाँ पर जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, वो एक सैनिक के रूप में भारत आता है, और धीरे धीरे अपने कार्यों की वजह से वो अपने स्ट्रेचर को, वो अपने कद को बहुत ज्यादा बढ़ा लेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर यह बात आप समझें। दूसरी बात, जब हम 1509 की बात करते हैं तो यह फिर भारत में, ये भारत में दूसरा दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। ये भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। ही बिकेम दी सेकंड सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया, ठीक है। ये भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बना। अब यहीं पर एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये भारत आया, इसने अपना मुख्यालय, इसने अपना मुख्यालय कोचीन को बना लिया। इससे पहले कोई डिफाइन हेडक्वार्टर नहीं था इनका, कोई भी डिफाइंड हेडक्वार्टर नहीं था। पर
अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपना हेडक्वार्टर किसे बनाया, तो इसने अपना मुख्यालय कोचीन को बनाया। याद रखिए, कोचीन वही जगह है दोस्तों जहां पर पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी, जहां पर पोर्चुगीज ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। अब जो अल्फांसो डू अल्बुकर्क है, ये जाना जाता है कि इसे कहा जाता है कि ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है। कैसा संस्थापक है? ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है। ही इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। ये याद रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सीधा प्रश्न प्रीलिम्स में बन सकता है कि बताइए किस गवर्नर को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो जवाब होगा जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, उसे रियल फाउंडर कहा जाता है। तो ऐसे काम भी किए होंगे कि जिस वजह से उसे रियल फाउंडर कहा जा रहा है। तो आइए अब इसके कामों के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसने ऐसा क्या कर दिया कि इसे रियल फाउंडर कह रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम इसने ये किया दोस्तों कि 1510 में, एक साल के बाद ही 1510 में इसने गोवा पर अधिकार कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ही कैप्चर्ड गोवा। अब उस समय गोवा पर किसका अधिकार था? तो इस समय गोवा पर दोस्तों बीजापुर के शासक यूसुफ शाह का शासन था। आदिल यूसुफ शाह का शासन। तो उसने बीजापुर के शासक आदिल यूसुफ शाह को हराया और आदिल यूसुफ शाह को हरा करके गोवा को छीन लिया। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लो फिर मैं लिखवा दूंगा अलग से। देखिए, भारत में जो पहला यूरोपीय आक्रमण हुआ था, फर्स्ट यूरोपियन अटैक जो इंडिया में हुआ था, वो किसका था? वो था सिकंदर का, जिसे हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं। और ये मैं कब की बात कर रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं आज से 2300 साल पहले की, कि आज से 2300 साल पहले भारत पर यूरोपियों का जो पहला आक्रमण हुआ था वो सिकंदर के समय हुआ था, वो अलेक्जेंडर के समय हुआ था। ठीक है, और उस समय सिकंदर ने जो सिंध वाला पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो सिंध वास्तव में यूरोपियों की पहली बस्ती बनी थी इंडिया में। जो सिंध और पंजाब वाला रीजन है, वो वास्तव में यूरोपियों की पहली बस्ती बनी थी भारत में। और तब से लेकर के 1500 तक भारत में यूरोपियों की कोई भी दूसरी बस्ती नहीं बनी। तो देखा जाए दोस्तों, तो गोवा इसने जीता, यह सिकंदर के बाद भारत में यूरोपियों की दूसरी बस्ती थी। ये बहुत बड़ी बात है कि यूरोपीय किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाए थे, क्योंकि इसके बाद इस पूरे क्षेत्र पर हम जान रहे हैं कि पहले मौर्यन एम्पायर आया, फिर दूसरे शासक भी आए, लेकिन वो भारतीय शासक बन गए। सिकंदर के बाद जितने भी शासक आए, इंडो ग्रीक रूलर। तो गोवा बेसिकली वो जगह बना जिस पर यूरोपियंस ने सिकंदर के बाद कब्जा किया था। ठीक है, उसके बीच में किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया गया। तो 1510 में बीजापुर के शासक आदिल यूसुफ शाह से इसने गोवा छीन लिया, गोवा पर अधिकार कर लिया। और ये बहुत बड़ी बात थी, इसके बारे में हम अभी जानेंगे कि गोवा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण
क्यों था। दूसरा, 1511 में 1511 में मलक्का जल संधि पर अधिकार। 1511 में मलक्का जल संधि पर अधिकार। कैप्चर्ड मलक्का स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब आज भी दोस्तों चाइना और जितने भी दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं उनका व्यापार मलक्का जल संधि से होता है। अगर मलक्का स्ट्रेट नहीं होगा तो सामान जापान और चाइना नहीं पहुंच पाएगा। यही रीजन है कि चाइना क्या कर रहा है, थाईलैंड जा रहा है और थाईलैंड में वह किरा स्थल संधि को काट करके एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। तो शुरुआत से ही जो मलक्का स्ट्रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अभी तक जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है वो अरब सागर पर काम कर रहा था, लेकिन अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने मलक्का स्ट्रेट पर अधिकार कर लिया और अब वह बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है यहां पर अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करना चाहता है। ठीक है, तो 1511 में मलक्का जल संधि पर अधिकार कर लिया गया। वहीं दोस्तों 1515 में होमुर्ज की जल संधि पर अधिकार। होमुर्ज की जल संधि पर अधिकार। कैप्चर्ड दी स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज। होमुर्ज की जल संधि पता है आपको, बताया था अभी अभी हमने कि जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। अल्टीमेटली अगर आपको अरेबियन कंट्रीज तक पहुंचना है तो आपको फारस की खाड़ी को पार करना होगा, तो इसने उस पर भी अधिकार कर लिया। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों हम इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कह रहे हैं। वाई आर वी कॉलिंग हिम रियल और एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। इसके अलावा ये बंगाल भी गया। अब बंगाल पर अधिकार तो नहीं किया इसने क्योंकि बंगाल में भी पावरफुल रूलर्स हैं, तो बंगाल में इसने फैक्ट्री की स्थापना की। तो बंगाल में हुगली तथा बालसोर में फैक्ट्री की स्थापना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री इन दी हुगली एंड बालसोर। तो बंगाल रीजन में हुगली और बालसोर में इसने फैक्ट्री की स्थापना करी। ही एस्टैब्लिश्ड दी फैक्ट्री, तो फैक्ट्री की स्थापना भी कर ली। और इस समय जो विजयनगर एम्पायर है भारत में, इसको ऐसे समझें कि इस समय जो विजयनगर एम्पायर है यहां पर विजयनगर, तो विजयनगर एम्पायर में एक बहुत ही शक्तिशाली शासक हैं और उनका नाम है राजा कृष्ण देव राय। और ये बहुत पावरफुल है, ये कोई ऑर्डिनरी रूलर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्हें आप आसानी से हरा देंगे या मैनिपुलेट कर देंगे। तो एक बात इसे समझ में आ गई कि अगर हमने यहाँ पर कोई भी हरकत की तो 2 मिनट नहीं लगेगा और राजा कृष्णदेव राय हमें समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने राजा कृष्णदेव राय के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए, मतलब इसने कूटनीति संबंध स्थापित किए, डिप्लोमेट रिलेशन एस्टैब्लिश किए। कैसे? कहा जाता है कि रोज राजा कृष्णदेव राय हैं, इन्होंने पुर्तगालियों को एक किला गिफ्ट किया था। जो पुर्तगाली हैं वो बड़ी मात्रा में इनको घोड़े दिया करते थे। पुर्तगाल में कृष्णदेव राय की एम्बेसी हुआ करती थी और पुर्तगालियों की जो एम्बेसी है वो कृष्णदेव राय के यहाँ पर हुआ करती थी। तो ये ना एस्टैब्लिश, ये अच्छे मूव कहलाते हैं। ये अल्टीमेटली क्या कहलाते हैं, अच्छे मूव कहलाते हैं। यही चीज आपको मगध वाले केस में देखने मिलेगी। जब आप मगध के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि जो मगध का शासक था बिंबिसार, वो सिर्फ पावरफुल नहीं था, उसके पास दिमाग भी था। उसने ये नहीं किया कि हर किसी से युद्ध लड़ रहा है, जहां पर युद्ध के बिना काम हो सकता है तो वहां पर उसने शादियां की। तो ऐसा यहां पर है, उसे पता है कि राजा कृष्णदेव राय अभी स्ट्रांग है, अगर हमने युद्ध किया तो हम मारे जाएंगे।
ठीक, तो उसने यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किए, उसने कूटनीतिक संबंधों को स्थापित किया। तो अगला में क्या लिख सकते हैं आप कि विजयनगर के शक्तिशाली, मैं इंग्लिश में बोल दूंगा अभी, विजयनगर के शक्तिशाली शासक शासक राजा राजा कृष्ण देव राय से कूटनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ संबंध, डिप्लोमैटिक रिलेशन विद द विजयनगर रूलर कृष्णदेव राय। तो अब समझ में आया आपको। तो ये वो पॉइंट हैं दोस्तों जिसकी वजह से जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है उसे हम रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया बोल रहे हैं। बताओ क्या मेरी ये बात समझ में आई? बहुत अच्छे से देखो, एक एक करके मैं आपको हर चीज सीक्वेंस में बता रहा हूँ, कहानी के रूप में हम पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आर वी क्लियर विद दिस? ये समझ में आया आपको? क्लियर है सभी लोगों को? प्लीज एक बार बताइए कि हाँ सर, क्यों हम उसे वास्तविक संस्थापक कह रहे हैं? हाँ बनाइए, बिल्कुल अच्छा है मैप बनाना बाजू में। हाँ, बाबर ने भी इनके बारे में लिखा था, मैं उस पर आने ही वाला था कि बाबर ने कहा था कि ये बहुत शक्तिशाली शासक है, पावरफुल, बहुत पावरफुल रूलर माना है बाबर ने। क्लियर है? चलिए, समझ में आ रहा है दोस्तों? ऑल गुड। यार देखो, उसकी जीत का सबसे बड़ा कारण था उसकी नेवल, उसका जो नौसैनिक शक्ति थी, जो उसका नेवल पावर था वो बहुत स्ट्रांग था। और जब वो पहला युद्ध हारा, चौल का युद्ध जब वो हारा, तो उसने अपने आप को और बेहतर किया, उसने अपने आप में इम्प्रूवमेंट बहुत किया और लोगों को उसने बुलाया ताकि उसकी मदद हो सके। ठीक। और इसका एक और कारण है, नहीं डेट याद रखनी नहीं पड़ेगी आपको। अरे सॉरी यार, ये कुछ डेट है जिन पर मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, आप भी स्टार मार्क कर लो। बस ये डेट्स आपको याद रखना है, मैं हर एक डेट पे स्टार लगा दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रख लेना। आप लोग भी इस तरह से मार्क कर लो जो डेट आपको याद रखना है। ये 1510 यहाँ पर ये फरवरी 1509, दीव का युद्ध, बैटल ऑफ दीव। ठीक है, 1507 चौल का युद्ध, बैटल ऑफ चौल। बस अभी तक इतनी ही डेट है जो आपको याद रखनी है। और ये याद रख लेना 1505 कि वो आया कब था, पहला गवर्नर 1505। तो इतनी ही डेट है जो भी आपको याद रखनी है। पहला था चौल और दाबुल का युद्ध 1507 में, 1509 में था दीव का युद्ध। ठीक है, और यहाँ गोवा पर अधिकार। क्लियर? चलो, तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4। अब इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क यहाँ पर रुक गया, नहीं, अभी उसने और काम किए और इन कामों को भी जरा ध्यान से समझो। तो यहाँ पर अब हम 5वां पॉइंट लगाएंगे और लिखेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क के सामाजिक कार्य, के सामाजिक कार्य तथा नीति, तथा नीति। इंग्लिश में सोशल पॉलिसी ऑफ अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक, सोशल पॉलिसी ऑफ अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या थी अल्फांसो डी अल्बुकर्क की सामाजिक नीति। देखो, सबसे पहली बात, वो एक काम चाहता था, वो भारत में पुर्तगाली पुर्तगाली तथा तथा ईसाई लोगों को बसाना चाहता था। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। उसका एक ऑब्जेक्टिव था, उसे पता था कि अगर आपको किसी भी
एरिया में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना है, किसी भी एरिया में पोर्चुगीज कल्चर को प्रमोट करना है, तो ये जरूरी है कि यहाँ पर जो लोग जन्म लें, यहाँ पर जो लोग रहें, वो पुर्तगाली होने चाहिए। ठीक है, तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये था, इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, ही wanted to settle Portuguese and Christian people in India. He wanted to settle Portuguese and Christian people in India. और ये संभव कैसे होता? तो इसके लिए उसने एक नीति अपनाई। इसके लिए उसने क्या किया दोस्तों, उसने पुर्तगाल के पुर्तगाल के पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रेरित किया, विवाह हेतु प्रेरित किया। अब यार ये ऐसी पॉलिसीज होती हैं दोस्तों कि अगर आप ऐसा करेंगे, और ये कई जगह किया गया है, कई देशों में उनका अपना कल्चर खत्म हो गया और वहां पर लोग विदेशी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने कहा पोर्चुगीज मेन से, इंग्लिश में बोल दे रहा हूं पहले में, ही प्रमोटेड पोर्चुगीज मेल टू मैरी इंडियन फीमेल। ओके, उसने पुर्तगाल के पुरुषों को कहा कि आप भारतीय महिलाओं से विवाह करो, विवाह से अधिक बच्चे पैदा करो और इस पूरे क्षेत्र में पोर्चुगीज कल्चर को एस्टैब्लिश करो। नॉट ओनली पोर्चुगीज कल्चर बट ऑल्सो क्रिश्चियन कल्चर। न सिर्फ पुर्तगाली संस्कृति का विकास करना है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में ईसाई संस्कृति का भी विकास करना है, क्रिश्चियन कल्चर को भी प्रमोट करना है। ठीक है, दूसरा काम जिसके लिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क जाना जाता है दोस्तों, वो ये था कि उसने सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का उन्मूलन। अब पूरे भारत में तो वो सती प्रथा का उन्मूलन नहीं कर सकता था। ही अबॉलिस्ड सती कस्टम। अब पूरे भारत में तो पुर्तगालियों का शासन नहीं था, अभी पुर्तगालियों का शासन सिर्फ और सिर्फ गोवा में है। तो उसने कहा कि जो क्षेत्र भी मेरे अंडर में आ रहा है, अब उस क्षेत्र में सती प्रथा नहीं मानी जाएगी, उसमें सती को प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। तो ये पहला यूरोपीय व्यक्ति है जिसने भारत में कोई समाज सुधार किया है और उसने सती प्रथा का खात्मा कर दिया। जो सती का कस्टम था उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ये इसकी एक और विशेषता है। दूसरी बात, इसने सड़क व अस्पतालों का निर्माण किया। ठीक है, रोड एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, कला के विकास हेतु पुर्तगाली कलाकार व शिल्पकार, इंग्लिश में पोर्चुगल आर्टिस्ट एंड craftsmen to promote Portugal culture in India। ठीक है, तो कला के विकास के लिए पुर्तगाली कलाकार और शिल्पकार, यही रीजन है कि पोर्चुगीज आर्ट एंड कल्चर इंडिया में आएगा। उसने कहा कि भैया अगर पुर्तगाल में कोई व्यक्ति है जो अच्छी मूर्ति बना सकता है उसे भारत भेज दो, अगर पुर्तगाल में कोई व्यक्ति है जो अच्छे घर बना सकता है उसे भी भारत भेज दो, पुर्तगाल में कोई व्यक्ति है जो अच्छा म्यूजिक बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, उसे इंडिया भेज दो। क्यों? ताकि वो यहाँ पर पुर्तगाली कला का विकास कर सकें, ताकि वह यहाँ पोर्चुगल कल्चर को प्रमोट कर सके। उसके अलावा उसने
उसने नवीन सिंचाई पद्धति भी अपनाई, नवीन सिंचाई पद्धति भी अपनाई, न्यू इरिगेशन सिस्टम, और भारत में दो नई फसलें लेकर के आया वो। एक काजू जो बहुत अच्छा था, लेकिन दूसरा वो लेके आया तंबाकू, जिसने भारत का बंटाधार कर दिया। आज भी लोग जुबा केसरी बोलने में लगे हैं, तो जुबा केसरी की शुरुआत यहाँ से हुई थी। ठीक है। ही ब्रॉट कैशू एंड टोबैको इन इंडिया, ही बॉट कैशू एंड टोबैको इन इंडिया। आप सोच के देखो, अगर अपन को मौका मिले तो अपन इस चीज को वहां पर जाके खत्म कर दें कि टोबैको इंडिया में नहीं है, काजू आ गया, अच्छा है यार, मेरी फेवरेट सब्जी है काजू पनीर, ठीक है, तो काजू पनीर बढ़िया चीज है, लेकिन टोबैको को खत्म कर पाते तो कितना अच्छा रहता। वो टोबैको लेकर के आया, तो टोबैको इंडिया में ये इंट्रोड्यूस करेगा। भारत के लोग ऐसे थे नहीं। आज भारत के लोगों में कहा जाता है कि भैया भारत के लोगों का पान मसाला के बिना काम नहीं चलता। वो विदेश में भी जाकर के जुमा केसरी बोल रहे होते हैं। पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो हम इंडियंस को ये समझना चाहिए कि हमारे कल्चर में तो था ही नहीं भाई साहब। ठीक है, ये विदेशी लोगों की चीज है जो भारत आई है। हम चाय पीने वाले लोग भी नहीं थे, चाय भी हमें इंट्रोड्यूस कराई गई है ना। चाय भी क्या हुई, हमें इंट्रोड्यूस कराई गई। तो काजू और तंबाकू, इन दोनों को अल्फांसो डी अल्बुकर्क इंडिया लेकर के आया था। बस एक चीज, धार्मिक रूप से कट्टर था और विशेष रूप से मुसलमानों के प्रति बहुत कट्टर था। ठीक है, क्यों था मुसलमानों के प्रति कट्टर? क्योंकि मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी, इनके बीच में बहुत शुरुआत से ही क्रूसेड्स अर्थात धर्म युद्ध चले आ रहे थे। तो दोनों एक दूसरे को लेकर के पॉजिटिव नहीं थे, दोनों एक दूसरे को लेकर के बहुत ज्यादा नेगेटिव थे। तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क की सामाजिक नीति है। दिस इज द सोशल पॉलिसी ऑफ अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में भी बातें समाप्त होती हैं। अब कल हम बात करेंगे पुर्तगालियों के पतन के बारे में और डच कंपनी के आगमन के बारे में। निर्वात की नीति की बात करेंगे, थोड़ी सी नीनो डी कुन्हा के बारे में बात करेंगे और फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। बताइए, टॉपिक समझ में आया? बात क्लियर? ये सोशल पॉलिसी आपको समझ में आई कि कैसे उसने पुर्तगाल के पुरुषों से कहा कि भारत की महिलाओं से शादी करो, ठीक है, ताकि पुर्तगाली कल्चर बने। उसने पुर्तगाल के आर्टिस्ट को और क्राफ्टमैन को यहाँ बुलाया ताकि वो कल्चर प्रमोट कर सके। आर वी क्लियर विद दिस? क्या ये पॉइंट स्पष्ट है? कूटनीति का अर्थ होता है आप दूसरे देश के साथ, विदेशी के साथ किस प्रकार के संबंध बनाते हैं, इसे हम कूटनीति कहते हैं, इसे हम कूटनीति कहते हैं। ठीक, चलिए। और ऋतु देखिए, मैं अपनी ओर से ऋतु पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आए। थोड़ा सा प्रयास आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुश्किल जाएगी, बिकॉज हम बहुत सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने कहा कि सर पूरी तरह से आप बोर्ड पे पढ़ाओ, तो मैं पूरी तरह से आपको बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ। मैं चीज़ों को लिख भी रहा हूँ, मैप में भी आपको चीजें बता रहा हूँ, मैप के थ्रू कि कहाँ पर कौन सी चीज घटित हो रही थी। तो मेरा मानना यह है कि अगर थोड़े से एफर्ट आप अपनी ओर से लगाएंगे और जो आप लगा रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई बहुत विदेशी भाषा बोल रहा हूँ या मैं पोर्चुगीज में आपको समझा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग कि मैं हिंदी में ही आपको समझा रहा हूँ और इंग्लिश में। ठीक। हाँ, ओके, क्या बात है। ओके। कल देखो, कल यार एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं रख रहा हूँ। तो अगले संडे से हम, अगले संडे जरूर, अगले संडे से हर संडे आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी। लेकिन कल दोस्तों एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है और थोड़ा सा मुझे वहाँ पे एनालिसिस सेशन भी लेना पड़ेगा बाद में, तो कल मेरे लिए पॉसिबल नहीं। ठीक, चलिए। हाँ यार, मैं ये कह रहा हूँ कि अ, हाँ अच्छा दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं कि मंडे को क्लास नहीं होगी। रीज़न ये है कि जैसा मैंने कहा कि एमपीपीएससी का एग्जाम है, सो आई हैव टू टेक एनालिसिस सेशन। मंडे को नहीं होगी, पर एक एक्स्ट्रा क्लास करके मैं करा दूंगा। ठीक है, तो मंडे को आई विल बी नॉट मीटिंग टू यू गाइस। हम सीधा अब मंगलवार को मिलेंगे और फिर उसमें क्लास को आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उस साइड में आने वाला हूँ दोस्तों,
आई एम कमिंग मिर्ज़ापुर, प्रयागराज और बनारस। तो जैसे ही मैं आऊँगा तो आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोग बढ़िया बताइएगा कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ठीक है, तो आप लोगों से वहाँ मुलाकात भी हो जाएगी। ज़्यादा नहीं, एक दो दिन के लिए आऊँगा, पर आएंगे ज़रूर वहाँ पर। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगा, रास्ते में जो जो पढ़ेगा मैं आ जाऊंगा दोस्तों।